अफ्रीका के पश्चिम में स्थित एक छोटा सा देश बुर्किना फासो सुनने में भले ही साधारण लगे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस देश ने जिस बदलाव की लहर देखी है वो पूरे महाद्वीप के लिए एक मिसाल बन चुकी है। और इस परिवर्तन के केंद्र में है एक युवा नेता इब्राहिम ट्रावरे, जिनकी उम्र सिर्फ 36 वर्ष है, लेकिन जिनके फैसले और दूरदर्शिता उन्हें एक महान नेता की श्रेणी में खड़ा करते हैं। वे आज दुनिया के सबसे युवा राष्ट्राध्यक्षों में से एक हैं, लेकिन उनसे जुड़ी सबसे बड़ी खासियत सिर्फ उम्र नहीं है, बल्कि उनका साहस, उनका दृष्टिकोण और उनका अपने देश के लिए बलिदान का जज्बा है। बुर्किना फासो की कहानी एक लंबे उपनिवेशवाद, शोषण और अस्थिरता के इतिहास से शुरू होती है। 1960 में फ्रांस से आजादी पाने वाला यह देश नाम के लिए तो स्वतंत्र हुआ, लेकिन असल मायनों में आजादी उसे कभी मिली ही नहीं। देश के शासन, व्यापार, अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक संसाधनों पर दशकों तक फ्रांस का दबदबा बना रहा। खासकर सोने की खदानें, जो इस देश की सबसे बड़ी संपत्ति है, फ्रांसीसी कंपनियों के कब्जे में रहीं। लाखों टन सोना हर साल विदेश जाता रहा, लेकिन देश की जनता भूख, बेरोजगारी और असुरक्षा से जूझती रही। देश में सोने का खनन तो होता था, लेकिन उसे शुद्ध करने के लिए एक भी रिफाइनरी नहीं थी। फ्रांस ने जानबूझकर ऐसी संरचनाएं बनाने नहीं दी ताकि देश हर हाल में उन पर निर्भर रहे। इसी तरह बुर्किना फासो की करेंसी, विदेशी मुद्रा भंडार और आर्थिक नीतियां भी फ्रांस के नियंत्रण में थीं। हालत यह थी कि देश की सुरक्षा तक विदेशी सेनाओं के भरोसे थी। फ्रांस ने अफ्रीकी देशों के साथ ऐसे समझौते कर रखे थे जिनके तहत वो अपनी सेना वहां तैनात रख सकता था, और ये सेना कई बार इन्हीं देशों के लोगों के खिलाफ काम। इन सब के बीच देश में लगातार असंतोष बढ़ता गया। 2010 के दशक में हालात और बिगड़ने लगे। गरीब जनता, बेरोजगार युवा और भ्रष्ट नेताओं से तंग आ चुके लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। 2015 में चुनाव हुए और क्रिश्चियन काबोरे को राष्ट्रपति चुना गया, लेकिन उन्होंने देश के हालात सुधारने के बजाय और बिगाड़ दिए। फ्रांसीसी सेना देश में मौजूद थी, लेकिन फिर भी आतंकी हमले, विद्रोह और लूटपाट रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जनवरी 2022 में सेना ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। काबोरे को हटा दिया गया और पॉल हेनरी दामिबा को अंतरिम राष्ट्रपति बना दिया गया, लेकिन दामिबा भी ज्यादा दिन टिक नहीं सके। उन्होंने न तो सेना को पर्याप्त संसाधन दिए और न ही देश को स्थिरता की ओर ले जा सके। उनकी नीतियों से नाखुश होकर उन्हीं की सेना के अफसरों ने सितंबर 2022 में एक और तख्ता पलट कर दिया, और इस बार सत्ता मिली इब्राहिम ट्रावरे को। ट्रावरे, जो पहले कैप्टन थे, अचानक पूरे देश के नेता बन गए। उन्होंने कोई लंबा भाषण नहीं दिया, कोई बड़े वादे नहीं किए, बल्कि सीधे काम पर लग गए। सत्ता में आते ही उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। फ्रांस के साथ रक्षा समझौता रद्द कर दिया गया। उन्होंने फ्रांसीसी सेना को 1 महीने के भीतर देश छोड़ने का आदेश दे दिया। ये एक बेहद साहसी कदम था, क्योंकि कई लोगों को डर था कि फ्रांस जैसा ताकतवर देश इसका बदला लेगा, लेकिन ट्रावरे अडिग रहे। और हैरानी की बात यह रही कि फ्रांस को भी चुपचाप पीछे हटना पड़ा। यह वो मोड़ था जिसने दुनिया का ध्यान इब्राहिम ट्रावरे की ओर खींचा। पश्चिमी मीडिया चौंक गए। कैसे कोई युवा नेता इतनी जल्दी इतना बड़ा कदम उठा सकता है? लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। इसके बाद ट्रावरे ने रूस, चीन और तुर्की जैसे देशों से रिश्ते मजबूत किए। रूस ने बुर्किना फासो की सेना को प्रशिक्षण देना शुरू किया और आधुनिक सैन्य उपकरणों की आपूर्ति की। चीन से ट्रैक्टर, पंप और उर्वरक मंगवाकर किसानों में बांटे गए। तुर्की से ड्रोन मंगवाए गए जो आतंकी गतिविधियों से निपटने में मदद कर रहे हैं। इन सभी प्रयासों का असर दिखने लगा। एक समय ऐसा था जब 21 लाख लोग देश में बेघर थे, लेकिन अब लगभग 3 लाख लोग अपने गांव घरों में लौट चुके हैं। ट्रावरे को अच्छी तरह पता था कि अगर देश को असली आजादी देनी है तो सबसे पहले उसके संसाधनों पर उसका हक होना चाहिए। 2023 में उन्होंने देश की पहली सोने की रिफाइनरी की नींव रखी। यह प्रोजेक्ट न केवल अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी देगा। उन्होंने 2 बड़ी सोने की खदानों को भी राष्ट्रीयकृत कर दिया,
जो पहले ब्रिटिश कंपनियों के पास थी। इतना ही नहीं, अगस्त 2024 में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से मिलने वाले $32 मिलियन के कर्ज को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि हम अफ्रीकी देश हैं, कमजोर नहीं। हमारे पास जमीन है, संसाधन है, मेहनती लोग हैं। हमें किसी से भीख नहीं चाहिए। यह बयान न सिर्फ उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है, बल्कि पश्चिमी संस्थानों के कर्ज जाल को भी चुनौती देता है। ट्रावरे ने कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चीन से ट्रैक्टर और मोटर पंप मंगवाकर उन्हें मुफ्त में किसानों को दिया। इससे न सिर्फ उत्पादन बढ़ा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी गति आई। रूस ने भी इस पहल में साथ देते हुए जनवरी 2025 में बुर्किना फासो को 25,000 टन गेहूं दान किया। एक और बड़ी समस्या थी बिजली की। देश की लगभग 59% आबादी के पास बिजली नहीं थी, और जो 21% लोगों को बिजली मिलती भी थी, उन्हें पूरे दिन बिजली नहीं मिलती थी। इस संकट से निपटने के लिए ट्रावरे ने चीन की मदद से 25 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना शुरू किया। इसके साथ साथ उन्होंने रूस से परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना पर भी सहमति ली, जिससे भविष्य में देश को स्थायी और सस्ती बिजली मिल सकेगी। ट्रावरे ने देश के बुनियादी ढांचे पर भी ध्यान दिया। सड़कों की हालत 17वीं सदी जैसी थी, जर्जर और टूटी फूटी। उनकी सरकार ने कई सड़क परियोजनाएं शुरू की ताकि गांवों और शहरों को बेहतर रूप से जोड़ा जा सके और व्यापार को बढ़ावा मिल सके। इन सभी प्रयासों का असर सिर्फ बुर्किना फासो पर ही नहीं, बल्कि पूरे अफ्रीका पर पड़ा। ट्रावरे अब एक प्रतीक बन चुके हैं, एक ऐसे युवा नेता का प्रतीक जो ना तो डरता है, ना बिकता है और झुकता है। आज अफ्रीका के कई युवा उन्हें एक रोल मॉडल मानते हैं। उनकी भाषण शैली, उनका आत्मबल और उनका समर्पण, सब कुछ एक आदर्श नेता की तरह है। ट्रावरे की सफलता इस बात का प्रमाण है कि अगर नेतृत्व सच्चा हो, नियत साफ हो और इरादा मजबूत हो, तो कोई भी देश अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। पश्चिमी मीडिया और सरकारें उन्हें लेकर असहज हैं, क्योंकि वो उन देशों की नीतियों को खुली चुनौती देते हैं जिन्होंने दशकों तक अफ्रीका को गरीब बनाए रखा। लेकिन ट्रावरे जैसे नेता अब यह बदलने के लिए उठ खड़े हुए हैं। अब सवाल सिर्फ बुर्किना फासो का नहीं है, बल्कि पूरे अफ्रीका का है। क्या यह बदलाव और भी देशों में फैलेगा? क्या अफ्रीकी देश ट्रावरे जैसे नेतृत्व को स्वीकार कर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पश्चिमी ताकतें इस उभरते हुए आत्मनिर्भर अफ्रीका को सहन कर पाएंगी? इन सवालों का जवाब समय देगा, लेकिन एक बात तय है, इब्राहिम ट्रावरे ने इतिहास रच दिया है।